वो है तो राजा का मूड खराब है कि क्या यार, सुबह से शाम तक मूड खराब करते रहते हो। जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो पुरुष काम कर रहे हैं, अगर सेम काम करें तो उनको सेम पेमेंट मिलना चाहिए उसी सेम काम का। जातिवाद का सिस्टम था, और जो कि बेसिकली वर्ण सिस्टम बनाया गया था, फिर वो कन्वर्ट होकर के जातिवाद सिस्टम हो गया, बाई बर्थ पे हो गया। जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं स्टैब्लिश होगी तो इसके ऊपर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। यानी कि जो मुर्मू जी हैं, उनकी डॉटर या फिर उनका सन आगे आकर के राष्ट्रपति बन जाएगा। मसली राघव चड्ढा, उन्होंने शायद इस मुद्दे को उठाया भी था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अब सोचिए, पूरे देश के लोगों को अगर हम एक जगह पे बिठाने की कोशिश करें और फिर कहें कि डायरेक्टली सब लोग मिलकर के डिसीजन लेंगे कि कानून क्या होगा। अब दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस बंदे ने बात तो बिल्कुल सही बोली थी। समाजवाद की ऐसी टोपी है, हर सर पहन लेता है टोपी। मतलब सेकुलर, ऐसा थोड़ी ना कि 1976 में अपने देश में सेकुलर वर्ड ऐड किया। बीजेपी में भी लिखा हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म। मैं ढूंढ रहा था तो मतलब चौकन्ना हो गया कि मतलब कैसे, ठीक है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को भी समर्थन किया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना था कि ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया था, बट इंडिया का कोई भी स्टेट का धर्म नहीं है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल की। उसमें से हम 4 चीज़ें लेंगे: सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी से। मतलब कि इस देश के, मतलब भारत देश के संविधान को कौन ऑथोराइज कर रहा है, ये बात प्रियम्बल में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? जो पहली लाइन है अपनी प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान का प्रियम्बल ये घोषणा करता है कि हम भारत के लोग मिलकर के ये तय करते हैं कि हम ये संविधान बना रहे हैं, हम इस संविधान में ये मूल्य लिख रहे हैं, हम इस संविधान को ऑथोराइज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रियम्बल है उसमें ये बात जब लिख दी गई कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो संविधान है उसकी पावर, उसकी बैकिंग कौन कर रहा है, उसको अथॉरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, वी, हम भारत के लोग। तो ये हुआ कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, संविधान की पावर कहाँ से आई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि नेचर ऑफ स्टेट। अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ये याद रखना कि जो नेचर ऑफ स्टेट है, इसमें क्रोनोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है सॉवरिन, फिर अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको, आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको मजा आएगा। देखो, ये लिखा हुआ है सॉवरिन, फिर सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है और भविष्य में भी आने की संभावना बनी रहेगी। तो अब हम इन मुद्दों पर, एक एक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब ये हो जाएगा नेचर ऑफ स्टेट, फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स पे। इस वीडियो में हमारा विषय होगा नेचर ऑफ स्टेट। सबसे पहला सॉवरिन। चलो शुरू करते हैं सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब हिंदी में जो होता है वो होता है संप्रभु। सम मतलब होता है हिंदी में, हिंदी जो संप्रभु शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सम का मतलब होता है एब्सोल्यूट, कंप्लीट, और प्रभु का मतलब होता है मास्टर। तो हिंदी में आप समझ गए कि एब्सोल्यूट मास्टर होना। ये कौन एब्सोल्यूट मास्टर होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में एब्सोल्यूट मास्टर है, अब ये सवाल बनता है। देखो, जो भारत देश है, जो भारत देश की सरकार है, भारत के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो हैं एब्सोल्यूट मास्टर। किस बात के मास्टर हैं? इस बात के मास्टर हैं कि भारत अपने निर्णय खुद लेगा, भारत खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ बनेगा इंडिया में, भारत खुद डिसाइड करेगा भारत किस देश से ऑयल खरीदेगा, किसके से ऑयल नहीं खरीदेगा, किससे हमको डिफेंस डील करनी है, किससे हमको अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, किसके ऊपर युद्ध करना है, किसको रिप्लाई करना है, वॉट एवर। ये बाहर के सारे डिसीजंस कौन लेगा? इंडिया, दैट इज भारत। तो ये हुआ सॉवरेनिटी का मतलब एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में। देखो, सॉवरेनिटी 2 कॉन्टेक्स्ट में होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में। एक्सटर्नल मैंने आपको बताया कि बाहरी मुद्दों पर कौन खुद तय करेगा, संप्रभु कौन होगा, एब्सोल्यूट मास्टर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों के बिहाफ पे कौन करता है? हमारी चुनी हुई सरकार। क्यों? क्योंकि हम उसको वोट करते हैं, ठीक है। अब जो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, मतलब कि भारत के अंदर क्या होगा, भारत के अंदर कौन सा कानून बनेगा, किस स्टेट को हमको कितनी ऑटोनॉमी देनी है, किस स्टेट को हमको रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, हमको कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देना है, कितना उसको कर्टेल करना है, ये सारी चीज़ें, कौन से फंडामेंटल राइट्स देना है, कौन से ड्यूटीज़ को अप्लाई करना है, हु विल डिसाइड दिस? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग के बिहाफ पे कौन करता है? हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार।
तो ये हुआ सॉवरेनिटी का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सॉवरेनिटी का एक मतलब और ये भी है कि इंडिया जो है वो किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी भी देश की डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब इंडिया के ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, इंडिया के ऊपर पावरफुल कंट्री नहीं है कि वो इंडिया के मुद्दे को तय करेगा कि इंडिया क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए। सो वी आर सुप्रीम, वी आर द लॉर्ड ऑफ आवर ओन डिसीजंस, दैट्स इट। अब सॉवरेन होने की एक इम्प्लीकेशन होती है इंटरनेशनल लॉ में, थ्योरी में, कि जो भारत सॉवरेन है मतलब कि संप्रभु है, तो भारत खुद डिसाइड करेगा अपने मैटर्स। तो ये भी भारत ही डिसाइड करेगा कि कोई टेरिटरी भारत बाहर से अगर एक्वायर करना चाहता है, जैसे कि हमने सिक्किम को किया था, तो वो कौन तय करेगा? भारत खुद तय करेगा, कोई और हमको नहीं बताएगा ये। या फिर कोई टेरिटरी हमको किसी को देनी है, या फिर कोई टेरिटरी को हमको एक्सचेंज करना है, जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ किया 2015 में। कुछ टेरिटरीज हमने दी, कुछ टेरिटरीज हमने ले ली, एक्सचेंज किया। तो ये कौन तय करेगा? यूएस बताएगा हमको? नहीं। चाइना बताएगा? नहीं। कौन बताएगा? हम भारत के लोग खुद तय करेंगे। तो ये उसकी इम्प्लीकेशन हुई कि टेरिटरी को अगर सीड करना है या फिर एक्वायर करना है, सीड का मतलब होता है देना, सेशन, और एक्वायर करने का मतलब ले लेना, तो ये कौन तय करेगा? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि भारत के लोग ही करेंगे, मतलब कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार वो फैसला लेगी, पार्लियामेंट डिसीजन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, बट नॉट एनी अदर पावर आउटसाइड अवर कंट्री। फिर एक क्वेश्चन आता है सॉवरेनिटी में कि हम, ठीक है, हमने मान लिया हम बाहर के कॉन्टेक्स्ट में भी सॉवरेन है, अंदर इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में भी हम सॉवरेन हैं, बट हमने तो ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, हमको उसके डिसीजंस मानने पड़ते हैं, कई सारी हमने बाइंडिंग ट्रीटीज़ कर रखी हैं, हमको वो भी माननी पड़ती हैं, और हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी पार्ट हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वो देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के साम्राज्य के पार्ट हुआ करते थे। मतलब ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ पर रूल किया था, ये ब्लू कलर के जो आपको मैप में दिख रहे हैं, वर्ल्ड मैप पे, ये सब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये सब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, अगर आपने सुना होगा। तो कॉमनवेल्थ जो एक पूरा सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है ब्रिटेन का किंग या फिर क्वीन। जब हम कह रहे हैं कि हम संप्रभु हैं, हम तय करेंगे अपने मुद्दे, हम खुद तय करेंगे, हमारा खुद का प्रेसिडेंट है, तब फिर ये ब्रिटेन का किंग और क्वीन इसका हेड है, तो फिर हम कैसे संप्रभु हुए? या फिर यूनाइटेड नेशंस के हमको डिसीजन मानने पड़ जाते हैं, हमको WTO की ट्रीटीज़ माननी पड़ती हैं, बाइंडिंग ट्रीटीज़ होती हैं, तो फिर हम कैसे संप्रभु हो गए? देखो, इसका आंसर ये है कि ये जो हमने सेटअप किया है कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं या फिर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, WTO के मेंबर हैं, ये हमने आउट ऑफ चॉइस किया है। ये हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि हम इनके डिसीजंस को मानेंगे या हमारे ऊपर बाध्य होंगे कि ब्रिटेन का जो किंग होगा या फिर क्वीन होगी वो हमारे ऊपर सॉवरेन है, वो हमसे ज़्यादा सुप्रीम है, वो जो हमको बताएगा हमको वो मानना पड़ेगा, जैसा कि जब हम गुलाम थे ब्रिटेन के तब हुआ करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज प्योरली अवर चॉइस, दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये वर्ड याद रखना। दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम खुद सॉवरेन हैं, ब्रिटेन नहीं है हमारे ऊपर सॉवरेन। क्यों? क्योंकि हम अपनी चॉइस से हैं, जब हमारा मन होगा हम वापस आ जाएंगे। सो दैट्स द आंसर टू इट। सेम केस अप्लाइज टू यूनाइटेड नेशंस, WTO और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन द केस। अब जो दूसरा शब्द आता है जो प्रियम्बल में यूज हुआ है नेचर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग में, मतलब कि हमारे देश की प्रकृति कैसी होगी, हमारा देश किस प्रकार का होगा, वो है सोशलिस्ट। पहले देखियो, मैं आपको बता दूं कि ये सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ओरिजिनली जब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब था नहीं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको इंसर्ट किया गया, वो भी मैं आगे समझाऊंगा। उससे पहले मैं ये थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब हम सभी जानते हैं हिंदी में, मतलब कि समाजवादी, लाल टोपी। मतलब समाजवाद क्या हुआ? समाजवाद बेसिकली लोगों का भला करने वाली एक विचारधारा है, और लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, उनके लिए उनके वेजेस अच्छे होना चाहिए, उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी होना चाहिए, उनको राइट्स मिलना चाहिए, उनका परसिक्यूशन ना हो। तो ये बेसिक मतलब कि थ्रेड्स हैं सोशलिस्ट फिलॉसफी के। अब जो सोशलिज्म वर्ड आया है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है कम्युनिस्ट फिलॉसफी में, मतलब कि कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, इन सब की विचारधारा में सोशलिस्ट वर्ड ज़्यादा प्रचलित है। बाकी कॉन्टेक्स्ट में भी आता है बट वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। तो अब हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो हम विचारधारा सोशलिस्ट की इंडिया में फॉलो करते हैं और जो रशिया में, चाइना में, USSR में जो फॉलो की जाती थी, जो रिटन टेक्स्ट में है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, उसमें और इंडिया वाले में क्या डिफरेंस है, इससे हमको ये समझ में आ जाए कि हम कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, हम सोशलिस्ट स्टेट जैसा कि नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया है वैसे हम नहीं। फ़र्क समझ लेते हैं।
देखो फर्क ये है कि जो मार्क्सिस्ट होते हैं, जो अच्छा मार्क्सिस्ट थ्योरी थोड़ी सी मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बेसिकली मार्क्सिज्म बेसिकली क्या है कि मजदूरों की भलाई करने वाली एक आइडियाज़ की फिलॉसफी है। उसमें क्या होता है कि मजदूर यूनाइट किए जाएंगे, ठीक है, मजदूर यूनाइट किए जाएंगे, यूनाइट करने के बाद में वो जो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति लोग जो होंगे समाज में, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा, रिसोर्सेज, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, मशीन फैक्ट्री सब कुछ है, वो पूंजीपति से फैक्ट्री सब छीन छान के एक समाजवादी राज्य की स्थापना की जाएगी और फिर कम्युनिस्ट स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। मतलब कि अभी स्क्रीन पे देखिए आप, ये अगर कैपिटलिस्ट स्टेट है अभी, ठीक है, अभी कैपिटलिस्ट स्टेट है, इसमें पूंजीपति जो हैं, पूंजीपति, इनके पास क्या है कि अभी पावरफुल हैं ये, इनके पास पैसा है, मनी है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास वेल्थ है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। ऐसा ये फिलॉसफी कहती है कि कैपिटलिस्ट के पास ये सारी चीज़ें हैं। अब जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, वो क्या करेगा, इनसे ये सारी चीज़ें वायलेंटली फोर्सफुली छीनेगा, और छीनने के बाद में फिर एक समाजवादी सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना की जाएगी जिसमें सबको बराबर हक होगा। उसमें मजदूर का परसिक्यूशन नहीं होगा, मजदूर के भी अधिकार होंगे, मजदूर को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, दो चार बार वो भी कैफ़े में जा सकेगा, कॉफ़ी पी सकेगा सीसीडी में जा करके, मतलब जोक सपाट, उसको भी सुख सुविधाएं साधन मिलेंगे। ऐसा स्टेट की कल्पना करती है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट फिलॉसफी। और ये क्यों करते हैं ऐसी फिलॉसफी के, मतलब कि इसको ऐसा ख्वाब क्यों देखते हैं, ये वो इसलिए देखते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए अभी कैपिटलिस्ट कंट्री माना जाता है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, उसमें जो पूंजीपति होते हैं, ये इनको बेचारों को, मजदूरों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इनको वेजेस अच्छे नहीं देते, इनके पास ना ज़मीनें हैं अच्छे से, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास सिर्फ लेबर है, ये लेबर करके पैसा कमाते हैं और उसमें जी के फिर मर जाते हैं, कुछ बचता नहीं इनके पास। तो ये मोटा माटी मैंने आपको आइडिया दिया कि सोशलिस्ट फिलॉसफी क्या है, और जो है वो कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट में जाएंगे, उसके बीच में आता है सोशलिज्म, मतलब कि कैपिटलिस्ट, फिर उसके बाद में आएगा सोशलिस्ट स्टेट, फिर आएगा कम्युनिस्ट। बहुत ज़्यादा मैं फिलॉसफी में नहीं जाऊँगा वरना फिर घबरा जाओगे कि ये क्या है, बहुत लंबा उसमें समय लग जाएगा। आइडिया समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिलहाल अब जो समझा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्दा ये है कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, जो मार्क्सिस्ट होते हैं, उनका ये कहना है कि हम जो कैपिटलिस्ट से चीज़ें छीनेंगे, हथियार, पैसा, ज़मीन जायदाद सब कुछ, वो वायलेंटली छीनेंगे, रिवॉल्यूशन कर देंगे, विद्रोह करेंगे, हथियार उठाएंगे, दे धड़ाधड़ मार कुटैया होगी, और उसके बाद सब जो मजदूर होंगे वो सब छीन छान के फिर जिस तरीके का राज्य बनाएंगे वो उसको कहेंगे समाजवादी स्टेट। वहाँ पर फिर कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, जो जो कैपिटलिस्ट होगा, जो मजदूर होगा, उनके बीच में बराबरी होगी, कैपिटलिस्ट बराबर मजदूर, सभी को बराबर रिसोर्सेज मिलेंगे, सुख सुविधाएं संसाधन सभी को मिलेंगे। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, उसके चक्कर में ना जाना, बहुत लंबी फिलॉसफी है, ऐसे समझ लो धीरे धीरे यहाँ पर सिंपल शब्दों में, कि मार्क्सिस्ट जो है वो कहते हैं कि हम वायलेंटली ओवरथ्रो करके सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना कर देंगे, मजदूरों का वेलफेयर करेंगे, कैपिटलिस्टों का भी करेंगे लेकिन मजदूरों का जरूर करेंगे, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और जो नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्शन होगा वो कर दिया जाएगा, मतलब कि जो देश में सारी जो प्रॉपर्टी होगी, देश में जो खनिज पदार्थ होंगे, देश में जो मिनरल्स होंगे, देश में जो माइंस होंगी, देश में जो कंपनीज होंगी, देश में जो भी टेक्नोलॉजी होगी, वो सब स्टेट के कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेट जो सोशलिस्ट स्टेट बनेगा उसके कंट्रोल में आ जाएगी, और फिर वो तय करेगा कि किसको कितनी संपत्ति देना है, किसको कहाँ पर जॉब देना है, किसको कितना जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से अनाज मिलेगा, किसको कितना पानी मिलेगा, वो सब स्टेट तय करेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली अगेन सोशलिस्ट आइडिया ऑफ द मार्क्सिस्ट लोगों का ये आइडिया सोशलिज्म। फिर अपने देश में जो फॉलो होता है दैट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब कि सोशलिज्म तो होगा लेकिन डेमोक्रेटिक होगा। ये और फेबियन सोशलिज्म मिलते जुलते होते हैं लगभग, और वही लगभग गांधीयन भी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और फेबियन सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि हम समाजवादी राज्य की स्थापना तो करेंगे, मतलब कि सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे, बट लेकिन वो मारपीट करके, रिवॉल्यूशन करके, कैपिटलिस्टों को उखाड़ डालो, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी संपत्ति छीन लो, और उनसे कहो कि कल से तुम भी उल्लू करोगे जंगल में, मजदूर के साथ लकड़ी काटोगे, ये सब स्थिति नहीं होगी। स्टेट फिर सबको बांटेगा, वो सब स्थिति नहीं क्रिएट करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। वो क्या तरीका होगा
वो ये तरीका होगा, हम कैपिटलिस्ट से ज़्यादा टैक्स लेंगे, हम कैपिटलिस्ट से 40% टैक्स लेंगे, गरीब से 5% टैक्स लेंगे, या फिर टैक्स फ्री कर देंगे। फिर जो पैसा हमारे पास आएगा उससे हम स्कॉलरशिप देंगे गरीब बच्चों को। जो गरीब आदमी है जिसके पास खाना नहीं है उसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए उसको हम खाना प्रोवाइड करवाएंगे। अमीर तो है जो पूंजीपति है उसके पास तो इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस ना भी उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना जिंदा रहेगा, बेहतरीन, बीमार होगा तो बढ़िया अस्पताल में इलाज करा लेगा। बट गरीब के पास नहीं होता तो जो टैक्स लिया गया उससे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जाएगी, 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। इस तरीके से हम समाजवादी स्टेट की स्थापना करेंगे। मारकूट, रेवोल्यूशन, वायलेंस ये सब नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से हम समाजवादी राज्य या स्टेट की स्थापना करेंगे। दैट इज द डिफरेंस, मोटा माटी आपने समझ लिया। अब देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 घंटे भी ले सकता हूँ मैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, यू हैव टू गेट द बेसिक आइडिया, अदरवाइज यू विल गेट टू इन डीप एंड दैट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज क्वेश्चन को हमको देखना होगा ना, PYQs को, उसके बेसिस पे हम तय करेंगे वो कितना पढ़ना है किस चीज़ को। फिर एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो LPG हुआ था अपने देश में 1991 में, इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी बेसिकली अपने देश में, जब फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी कम हो गए थे तब फिर ये LPG पॉलिसी को अपनाया गया था। मैं बहुत समराइज्ड में बता रहा हूँ आपको कि मतलब इकोनॉमी को खोला गया था, जो लाइसेंसेस का सिस्टम था, कोटा सिस्टम था, इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व कर दिया जाता था। सरकार ही सब कुछ देखेगी, सारी इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर कुछ ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए थी। और हम दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमी को हमने खोला नहीं था, हम आने नहीं देते थे विदेशी कंपनियों को, FDI नहीं आने देते थे। तो इन सभी पॉलिसीज़ को रिलैक्स किया गया, इनको कहा गया आप थोड़ा इसको लूज़ करो, क्यों? क्योंकि इससे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो अब ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि जब ये हमने LPG कर दिया, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर दिया, उससे हुआ ये कि जो सोशलिस्ट आइडिया था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। अब जो स्टेट के कंट्रोल में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी देश आज़ादी के समय पे 1950, 51, 52, 55, 60 में, 70, 80, 90 तक भी वो जो इंडस्ट्रीज थी अब वो कम हो गई स्टेट के कंट्रोल में, अब उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब हम दुनिया भर की कंपनीज को और ज़्यादा आने देते हैं अपने देश में। अब हम प्राइवेट LPG होने के बाद अपने देश में FDI और ज़्यादा आने देते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे जो सोशलिस्ट जो थ्रेट्स थे अपनी कंट्री में वो डाइल्यूट हुए, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है, और कुछ हद तक बात सही भी है। फिलहाल एक चीज़ इसमें और समझ लीजिए जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये वर्ड ऐड किया गया सोशलिस्ट, किसमें? अपने प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, प्रियम्बल के अंदर। हालांकि प्रियम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी और पार्ट में नहीं, प्रियम्बल में ऐड किया गया इसको, उसमें ये वर्ड ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या, इसका मतलब ये है कि जब हमारे देश में संविधान में ये प्रियम्बल में प्रावधान डाला गया, क्या उससे पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे? क्या हम समाजवादी नहीं थे? क्या लोगों का वेलफेयर नहीं करते थे? करते थे। सरकार लोगों की वेलफेयर तब भी करती थी, खाना देती थी, दवाएं फ्री में देती थी। तो सोशलिस्ट स्टेट हम ऑलरेडी थे, बट उसको एक्सप्लिसिटली, खुल्लम खुल्ला, मतलब कि ये खोखा यहाँ पर बॉक्स बंद है, यहाँ पर इसको खोल दिया गया, मतलब कि लिख दिया गया, बेसिकली प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। तो हम सोशलिस्ट स्टेट थे बट उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। दैट्स अनदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, अगर हम सोशलिज्म को इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, आर्थिक रूप में सोशलिज्म क्या है, तो वो स्टेट कंट्रोल होगा, सारी चीज़ें, सारी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट, देश, सरकार, राज्य। और जो कैपिटलिस्ट होता है उसमें सब प्राइवेट कर दिया जाएगा, प्योर प्राइवेट, मतलब कि सब अपना अपना देख लो, अपना प्राइवेट, जनता, सारे बिजनेसमैन सब लोग करेंगे। बट इंडिया ना प्राइवेट कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम पूरा फॉलो करता है, ना ही प्योरली जो सोशलिस्ट होता है वो फॉलो करता है। तो इंडिया क्या करता है? इंडिया बीच का कर देता है, मिक्स, जो हर जगह इंडिया किया करता है, हर जगह पे यही रहता है लगभग, अपना बैलेंस। इंडिया इज फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरकार के हाथ में है, ठीक है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर सिर्फ सरकार अपना कब्जा जमाए हुए, आज भी सरकार के लिए वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड हैं एक तरीके से। और दूसरी चीज़ों पे सरकार ने प्राइवेट कर दिया। तीसरी एस्पेक्ट ये भी है कि सरकार मिल के भी काम करती, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की रूप में भी। तो इंडिया बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सोशलिस्ट जो फिलॉसफी है उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इंडिया में, बट वो प्योरली सोशलिस्ट नहीं है, प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं, इट इज इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ओके, ऑफ सोशलिज्म। अच्छा, सोशलिज्म के बारे में एक और काफ़ी प्रचलित कहावत है, एक कोटेशन है CEM जॉर्ड ने, मतलब काफ़ी सही बात बोली थी इस बंदे ने, कि इसने कहा कि समाजवाद की ऐसी टोपी है ना,
समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो इतने सरों पर से गुजर चुकी है कि अब उसका जो ओरिजिनल शेप है दैट हैज़ बीन लॉस्ट। इसका ओरिजिनल शेप कुछ बता ही नहीं है। अंग्रेजी में बोला इन्होंने, सोशलिज्म इज लाइक ए हैट दैट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वेयर्स इट। हर कोई पहन लेता है। जैसे इनका तो पता है सबको, अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इनके तो समाजवादी पार्टी का नाम ही है समाजवादी है, तो ये तो कहते हैं कि हमारी विचारधारा समाजवादी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट हैं तो वो सोशलिज्म से जुड़े होंगे, ये भी समझ में आता है। इनका देखो ये लिखा हुआ है, कहाँ गया हाँ ये सोशलिज्म, ठीक है। लेकिन मतलब कि ये बीजेपी में भी लिखा हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म। मैं ढूंढ रहा था तो मतलब चौकन्ना हो गया कि मतलब कैसे। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ बीजेपी, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है द पार्टी shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of socialism, secularism, democracy and would uphold the sovereignty unity of India। तो समाजवाद का चोला ये भी पहन लेते हैं। तो इस बंदे ने बात तो बिल्कुल सही बोली थी, समाजवाद की ऐसी टोपी है हर सर पहन लेता है टोपी, ठीक है। चलो एक कॉन्टेक्स्ट था। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट में ही, मतलब कि अभी हम नेचर स्टेट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये वाला देखो, बता देता हूँ फिर से, आ जाओ। ये नेचर ऑफ स्टेट, हमने सॉवरेन पढ़ लिया, सोशलिस्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे सेक्युलर की तरफ। सेक्युलर, देखो सेक्युलर शब्द अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पहले से था नहीं, इसको भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया। उसका भी हम कॉन्टेक्स्ट आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं सेक्युलरिज्म का बेसिकली मतलब क्या है। देखो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि स्टेट जो होगा उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। मतलब सरकार या फिर देश किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी एक धर्म को ही उसका बोलबाला हो, उसके मानने वालों के लिए ही कह दिया जाए कि देश होगा, ऐसा नहीं होगा इंडिया में। इंडिया में हर धर्म का सम्मान होगा, इक्वालिटी होगी हर रिलीजन के लिए, इक्वालिटी, और हर धर्म को बराबर से सपोर्ट किया जाएगा इंडिया में। ये है सेकुलरिज्म का, इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब कि स्टेट रिलीजन कोई भी नहीं है इंडिया में। जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट रिलीजन है कौन सा, इस्लाम। अफगानिस्तान में स्टेट रिलीजन है कौन सा, इस्लाम। इसराइल में स्टेट रिलीजन है कौन सा, जुडाइज्म, ज्यूस का। इसी तरीके से क्रिश्चियन कंट्रीज भी हैं, उनका स्टेट रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी। बट इंडिया का कोई भी स्टेट का धर्म नहीं है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, नॉट ए थियोक्रेटिक स्टेट। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये देख लीजिए कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं सेकुलरिज्म के, मैं जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूँ। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव सेकुलरिज्म। अब ये पॉजिटिव निगेटिव मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्लस माइनस वाला उसमें होगा। बेसिकली पॉजिटिव का मतलब, निगेटिव पहले समझा देता हूँ। निगेटिव कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वेस्ट में। है क्या निगेटिव, निगेटिव ये है कि जो स्टेट होगा, मान लीजिए अगर ये स्टेट है और ये रिलीजन है, तो इन दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होगा। ये एक दूसरे से दूर बैठेंगे, ये इधर बैठेगा और ये इधर बैठेगा। मतलब स्टेट कहेगा तुम अपना जाओ भाई, हमसे मतलब नहीं है, और वो रिलीजन भी कहेगा हाँ ठीक है तुम अपना देखो। तो स्टेट का रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। रिलीजन के जो भी किसी देश में रिलीजन्स होंगे, फॉर एग्जांपल यूएसए, वहाँ पर यूएस की सरकार रिलीजन के बीच में टांग नहीं अड़ाएगी और रिलीजन सरकार के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। दोनों अपना अपना काम करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर रिलीजन को कोई सपोर्ट की जरूरत है तो उस रिलीजन वाले लोग देखें, सरकार से कोई मतलब नहीं है। दैट इज मीनिंग ऑफ निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दैट इज फॉलोड इन द प्राइमरली वेस्टर्न कंट्रीज में ये फॉलो होता है, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट नहीं होता है कहीं पे भी देखो, ठीक है। वो लिखा रहता है थ्योरेटिकली, लिखने के लिए अच्छा लगता है, बट वो होता नहीं है रियल में, ठीक है। कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, बट हम थ्योरी पढ़ते हैं, झूठ पढ़ना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म पे, जो कि इंडिया में फॉलो होता है। अब देखो इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेट है, नो डाउट वो हर रिलीजन से बराबर दूरी बनाएगा। मतलब कि अगर ये स्टेट है तो बाकी सारे धर्मों से अलग अलग दूरी बना के रखेगा, सभी धर्म जो है वो दूर रहेंगे स्टेट से, ठीक है। इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस सबसे मेंटेन करेगा। बट अगर किसी भी रिलीजियस लोगों को, किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को समर्थन की ज़रूरत है, उनके वेलफेयर की ज़रूरत है, या उनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो स्टेट इंटरफेयर करेगा इंडिया में। भारत की सरकार, मतलब भारत का देश इंटरफेयर करेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना था कि ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया था। ये माना जाता है कि भाई ट्रिपल तलाक एक महिलाओं के विरुद्ध एक प्रथा थी, उनके साथ अन्याय किया जाता था, तो उसको ख़त्म किया गया। इसी प्रकार से काफ़ी पहले, हालांकि देश तब आज़ाद नहीं था, उसको सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। इसी प्रकार से और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिन पे स्टेट यानी कि सरकार, सरकार से मतलब फिर से वही मत समझ लेना सिर्फ सरकार, यहाँ पर कोर्ट भी लगा सकता है रेस्ट्रिक्शंस।
सपोर्ट भी कर सकता है, रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। बेसिकली धर्म को सुधार सकता है, धर्म में, समाज में धर्म में कोई सुधार की जरूरत हो तो वो सुधार किए जा सकते हैं, या फिर किसी भी धर्म को कुछ सपोर्ट की जरूरत है उसको सपोर्ट भी किया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पारसी धर्म के लोग जो हैं वो अपने देश में, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए एक स्कीम लाई सरकार, जियो पारसी, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम कम हो रही है। तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है? ये एक पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है कि हम आपका समर्थन करेंगे, वी विल सपोर्ट यू, ठीक है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को भी समर्थन किया जाता है, चाहे वो स्कॉलरशिप की स्कीम हो, चाहे वो उस्ताद करके एक स्कीम है, तालीम, नई रोशनी, इस तरीके से कई सारी स्कीम्स हैं, तो उनको भी सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि हज पे जाने पे सब्सिडी मिलती थी पहले, अभी वो बंद हो गई, पहले मिलती थी। तो ये क्या हुआ? एक पॉजिटिव अप्रोच है, सपोर्ट कर रहा है, स्टेट सपोर्ट कर रहा है किसको? रिलीजन के मानने वाले लोगों को, उस धर्म को। इसी तरीके से हिंदूज को भी सपोर्ट किया जाता है। कैसे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हर धर्म के लोगों को भारत की सरकार, भारत का देश सपोर्ट करता है। दैट इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म विच इज अपोज टू नेगेटिव। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं भाई, अपना देख लो, इधर क्या है, आओ हेल्प करते हैं तुम्हारी, अगर कोई बदतमीजी करोगे तो सुधार भी दिए जाओगे, जुडिशरी फैसला दे देती है, सबरीमाला केस अभी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही है, ट्रिपल तलाक का मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने भाई आपको बताया कि इम्प्लिसिट था पहले से ही, मतलब सेकुलर, ऐसा थोड़ी ना कि 1976 में अपने देश में सेकुलर वर्ड ऐड किया गया प्रियम्बल में तभी हम सेकुलर हुए, नहीं, उससे पहले भी थे, नो डाउट, बट उसको एक्सप्लिसिटली खुल्लम खुल्ला मेंशन कर दिया गया। अच्छा, हम एक्सप्लिसिट हो गए, उससे पहले इम्प्लिसिट कैसे थे? देखो, आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है ये जब संविधान बना था, प्रियम्बल लिखा गया था, उस टाइम ही लिख दिए गए थे। जब अपना देश आज़ाद हुआ, जब संविधान लिखे गए उसी टाइम लिख दिए गए थे। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है हम पहले से ही सेक्युलर थे, तभी तो हम सभी धर्मों को बराबर से आज़ादी दे रहे थे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन ऑफ योर चॉइस, हम फंडामेंटल राइट्स में इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी लोग इक्वल होंगे, किस बेसिस पे? कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन ऑल्सो। तो अगर आर्टिकल 14 में स्टार्टिंग से ही, पहले से ही ये बात लिखी हुई है कि सभी धर्म भी बराबर होंगे देश के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए, तो इसका मतलब हम पहले से ही सेकुलर थे। बस इसको एक्सप्लिसिटली 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसको खुल्लम खुल्ला लिख दिया गया, इस तरीके से बॉक्स ओपन कर दिया गया। तो ये हमने समझ लिया। अगर इसकी हम थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। यूरोप से इसकी शुरुआत होती है, ज़्यादातर चीज़ों की यूरोप से ही शुरुआत होती है, टेक्नोलॉजी हो चाहे कोई मॉडर्न विचार हो, मतलब ठीक है, जो है सो है। यूरोप में क्या था कि अपने देश में भी था कि जो चर्च होता है, जो धर्म होता है, जो पादरी होता है, जो पुजारी होता है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। पुजारी बोलता रहता था, वहाँ का पादरी बोलता रहता था कि यू हैव टू डू दिस वे, ऐसा करो, धर्म के हिसाब से स्टेट ऐसे चलना चाहिए, ये है वो है। तो राजा का मूड खराब हो गया कि क्या यार, सुबह से शाम तक मूड खराब करते रहते हो। और फिर उस टाइम पे क्या है कि जो यूरोप है वहाँ पर नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, लोगों में, लिटरेचर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा था, नई नई रिसर्चेज हो रही थी, नई नई चीज़ों की खोज हो रही थी, दुनिया में बाहर लोग जा रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि यार कई सारी बातें जो धर्म कहता है वो तो गलत हैं। बाइबल में उनकी जो होली बुक है क्रिश्चियनिटी की, उसमें लिखी हुई कुछ बातें वो तो सही नहीं है, जो ये हमारे रिलीजियस लीडर्स हमको बताते रहते हैं ये भी ठीक नहीं है। तो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इससे लोगों के अंदर रेशनल थिंकिंग आई, वो बाहर निकले, उनके अंदर रेशनल थिंकिंग आई, एडवांसमेंट हुआ ह्यूमन सोसाइटी का, ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है, कई सारी डिस्कवरीज हुई। फिर उसी चीज़ को हम कहते हैं कि वहाँ पर रेनेसेंस हुआ, पुनर्जागरण, दोबारा से वहाँ के लोग जागृत हुए। जागृत होने के बाद उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, अब हम फॉलो करेंगे सेकुलरिज्म। मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने बोला कि अब जो स्टेट में इन्फ्लुएंस कर रहा है रिलीजन, जो रिलीजियस लीडर्स, अब उनकी इन्फ्लुएंस नहीं होगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि स्टेट और रिलीजन अलग होना चाहिए, मतलब कि सेक्युलर होना चाहिए। स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट अलग होगा, रिलीजन अलग होगा। ये आपने समझ लिया। अब एक फॉर्मर सीजिया हैं गजेंद्र गटकर, इन्होंने बोला कि स्टेट डज नॉट ओ लॉयल्टी टू, ठीक है, इसको आप देख लेना, इट्स नॉट एज सच वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे, देखिए, डेमोक्रेटिक जो अनदर नेचर है स्टेट का, जो भारतीय स्टेट है, भारत देश है, उसका नेचर क्या है? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। देखो, लोकतांत्रिक में आपने ये डेफिनेशन ज़रूर सुनी होगी, वी द पीपल ऑफ, वो कौन सी है,
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, ये तो सुनी होगी आपने, सही भी है वो बात। देखो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक का बेसिकली मतलब होता है डेमोस क्रेटोस, एक शब्द होता है वो ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ठीक है, उसमें डेमोस क्रेटोस होता है, ये रहा। डेमोस का मतलब होता है लोग, क्रेटोस का मतलब होता है रूल, मतलब कि लोगों का शासन होगा, लोगों का, पीपल, भारत के लोगों का शासन होगा, दैट इज डेमोक्रेसी। मोनार्की में क्या होता है, कोई एक राजा या रानी होता है, उसका शासन होता है। पॉलीआर्की क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ लोग होगा, उनका रूल होगा। बट डेमोक्रेसी क्या होगा, लोगों, डेमोस, लोगों का रूल होगा, दैट इज डेमोक्रेसी। सॉवरेन, संप्रभु कौन होता है यहाँ पर, लोग होते हैं। हालांकि एक थ्योरी है सॉवरेनिटी की, मोनिस्टिक और डुअलिस्टिक भी, मतलब कि सॉवरेनिटी क्या एक ही इंसान के अंदर होगी, या फिर सॉवरेनिटी बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, मतलब कि पूरे देश के अंदर भी सॉवरेनिटी समाई हो सकती है, मतलब कि हर व्यक्ति सॉवरेन है, मैं भी संप्रभु हूँ, ऐसा हो सकता है क्या। तो वो थ्योरी है, उसको आप, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ये कहती है कि एक ही व्यक्ति होगा, वही सॉवरेन होगा, सिर्फ उसी के पास अल्टीमेट सुप्रीम फाइनल पावर होती है। पुराना विचार है, ठीक है, ऐसे पुराने थिंकर्स बोला करते थे, पॉलिटिकल साइंस का विषय है। एक डुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी होती है, इसमें यह बोला जाता है कि एक नहीं, कई संप्रभु यानी कि सॉवरेन हो सकते हैं। एक राजा हो सकता है, 5 राजा हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं, पूरा देश भारत देश हो सकता है, ये तो यूरोप है। पूरा देश भारत देश हो सकता है, उसके भारत में रहने वाले नागरिक, हर व्यक्ति, मैं भी संप्रभु, तू भी संप्रभु, हर व्यक्ति सॉवरेन है, ऐसा भी हो सकता है। ये कहती है डुअलिस्टिक थ्योरी, मतलब कि डिवीजन हो सकता है सॉवरेनिटी का। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आप ये समझ लीजिए, डेमोक्रेसी का मतलब आपने बेसिक समझ लिया, सिस्टम ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, आपने मोनिस्टिक डुअलिस्टिक समझ लिया। अब भारत जो डेमोक्रेटिक होगा वो किस टाइप का डेमोक्रेटिक है, उस पर हम जा रहे हैं। देखो डेमोक्रेसी आपने समझ लिया। अब दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट तो आज की डेट में कहीं पर रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का देखो मतलब ऐसा हो गया कि मान लो कि जैसे कि अपना परिवार होता है, परिवार में कोई डिसीजन लेना होता है, तो घर के मेंबर्स बैठ करके डिसीजन ले लेते हैं इजीली। क्यों, क्योंकि 8-10 लोग होते हैं, बैठे आपस में चर्चा की, डिसीजन ले लिया। ऐसा हो सकता है, किया जाता है, कहीं नहीं भी किया जाता होगा, बट जनरली हम मानते हैं इस बात को, एग्जाम्पल के लिए होता है। बट अगर वही परिवार बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या सब लोग बैठ करके साथ में डिसीजन ले सकते हैं? हो सकता है, कभी कभी एक साथ बैठ गया, डिसीजन ले लिया। लेकिन वही परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, पूरा, जैसे कि गांव के बराबर हो जाए परिवार, तो डिसीजन लेना इजी होगा? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर और बड़ी जगह चाहिए होगी। अब सोचिए पूरे देश के लोगों को अगर हम एक जगह पे बिठाने की कोशिश करें और फिर कहें कि डायरेक्टली सब लोग मिलकर के डिसीजन लेंगे कि कानून क्या होगा, क्या न्याय होगा, क्या अन्याय होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। डायरेक्टली रूल करना लोगों के द्वारा खुद से, हर व्यक्ति, क्योंकि संप्रभु, मैं भी संप्रभु, तो वो सब लोग खुद से मिल करके रूल करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब लोग बैठ करके एक जगह पर तय कर लें, मतलब 140 करोड़ आप इमेजिन कीजिए, कहाँ बिठाओ, पूरे देश में है ही ऑलरेडी, कहाँ ले जाओगे 140 करोड़ को, संसद में बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो फिर इसलिए क्या किया जाता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, 1 लाख लोग मिल करके एक एमपी को बनाते हैं, और फिर वो एमपी जाता है पार्लियामेंट में। इस तरीके से सभी 1-1 लाख जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनके लोग चुनते हैं, और फिर 545 सांसद जाते हैं अपनी संसद के अंदर, फिर वो तय करते हैं कानून क्या होगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि वही डायरेक्ट वाला सिस्टम, मतलब कि हम डायरेक्ट कानून बनाएंगे जा करके, बट ऐसा रियल में होता नहीं। बट इससे मिलता जुलता सिस्टम अगर कहीं पे फॉलो होता है तो वो स्विट्जरलैंड वगैरह में फॉलो होता है। अब क्या है कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लोग जा करके फैसला करते हैं, हाँ हाँ हम पारित करते हैं इस कानून को, इस फैसले को हम दे देते हैं जज, ऐसा नहीं होता। कुछ डिवाइसेज हैं वहाँ पर, जैसे कि एक है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। रेफरेंडम क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है देश में, अब उसको कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय कर सकती है, वहाँ की कर सकती, बट वहाँ के लोग भी तय कर सकते हैं। लोग उस मुद्दे पर वोट करेंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब लोगों से वोट करवाया जाएगा, लोगों के पास ये अधिकार होगा, तो वो एक तरीके से लोगों का इन्फ्लुएंस है, लोग डायरेक्टली उस चीज़ को कर पा रहे हैं कि कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर एक चीज़ जो होती है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में क्या होता है कि लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं। जैसे कि लोग चाहते हैं कि कोई कानून बने, तो उसके लिए लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो पिटीशन साइन करेंगे, फिर पार्लियामेंट को देंगे, पार्लियामेंट उसकी जो है कानून बना देगी उस चीज़ को, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया। ये अपने देश में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। रिकॉल होता है एक चीज़, रिकॉल क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई सांसद को चुना गया, ठीक है, एमपी को चुना गया,
वो एमपी सही से काम नहीं कर रहा, तो लोग क्या कहेंगे, इधर आओ। वो एमपी कहेगा हाँ बताओ क्या दिक्कत है, कहेंगे हमने तुमको चुना है, तुम सही से काम नहीं कर रहे हो। कह तो रहे हैं सही से, कह नहीं कर रहे हो, फिर तो क्या कर लोगे, क्या बताते हैं, क्या बताएंगे फिर वो कहेंगे रिकॉल। रिकॉल मतलब कि वापस बुलाओ। लोग साइन करेंगे पिटीशन, लोग जो है वो कुछ वोटिंग करेंगे, फिर उस एमपी की सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये होता है रिकॉल, राइट टू रिकॉल। अभी फेमसली राघव चड्डा, उन्होंने शायद इस मुद्दे को उठाया भी था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। एनीवेज, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। तो ये रिकॉल भी है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक डिवाइस होता है। फिर होता है प्लेबिसाइड। ये प्लेबिसाइड भी एक तरीके से रेफरेंडम से मिलता जुलता ही होता है, ये भाई बहन ही होते हैं, मतलब अभी डिफरेंस में नहीं जा रहे हैं। ये एक तरीके से ये होता है कि लोग वोट करेंगे, लोग चुनेंगे कि क्या होना चाहिए, कि वो किस जगह पर रहना चाहते हैं, किस देश के नागरिक बनना चाहते हैं, या कोई कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये होता है प्लेबिसाइड रेफरेंडम, ठीक है। ये होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस। स्विट्जरलैंड वाला मैंने आपको डायरेक्ट समझाया। इनडायरेक्ट जो आप रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जो इनडायरेक्ट होता है ना, उसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको बोल देते हैं पार्लियामेंट्री। अपने देश में क्या है, पार्लियामेंट है। अपने देश की पार्लियामेंट का पॉलिटिकल हेड, सॉरी, अपने देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। इसलिए हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर सरकार का हेड कौन होगा, वहाँ पर सरकार का हेड होता है प्रेसिडेंट। अपने देश में सरकार का हेड पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं, इसको हम आगे कभी पढ़ेंगे जब मुद्दा आएगा इसका। अच्छा, डेमोक्रेटिक जो शब्द है उसमें तीन एस्पेक्ट आ जाती हैं बेसिकली, इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब देखिए हो गया, हर ऑफिस में कोई भी इलेक्ट हो सकता है, सभी के लिए बराबरी का अधिकार है, सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफिस में इलेक्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, जब वो क्वालिफाइड होगा उन चीज़ों के लिए, कोई भी नागरिक। अब ऐसा नहीं कि तुम 17 साल के कहोगे मैं राष्ट्रपति बनेंगे, यू कैन नॉट बी इलेक्टेड टू दैट पोजीशन। उसके लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं, अगर आप क्वालिफाइड करते हैं देन यू विल एलिजिबल फॉर दैट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, स्टेट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा एम्प्लॉयमेंट में। ये हो गया बेसिकली पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब, ठीक है। सोशल इक्वालिटी का मतलब कि जैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहले जातिवाद का सिस्टम था, और जो कि बेसिकली वर्ण सिस्टम बनाया गया था, फिर वो कन्वर्ट होकर के जातिवाद सिस्टम हो गया, बाई बर्थ पे हो गया। पहले ऑन द बेसिस ऑफ कि आप काम क्या करते हो उसके बेसिस पे होता था, फिर वो वर्ण सिस्टम से बाई बर्थ हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट जब डेमोक्रेसी आ गई, जब सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें उस तरीके की कोई भी भेदभाव की स्थिति नहीं होगी। आर्टिकल 17 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। किसी भी तरीके के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, इन सभी के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। अपना संविधान में ये बातें लिख दी गई। ये सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लोगों को सपोर्ट किया जाता है रिजर्वेशन के जरिए। ये क्या है, ये एक तरीके से लोकतंत्र ही है, सामाजिक लोकतंत्र है। मतलब कि समाज में जो हमारे पिछड़े भाई बहन हैं उनको सपोर्ट करना, उनको आगे लाने की एक कोशिश है। अफर्मेटिव एक्शन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे पॉलिटिकल सोशल डेमोक्रेसी क्या। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब वही हो गया, देखिए सभी को अपना प्रोफेशन जो उनको सही लगता है, जो भी उनकी चॉइस हो, वो प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। आपको राइटर बनना है, यू कैन बिकम राइटर। यू वांट टू बिकम ए म्यूजिशियन, यू कैन बिकम ए म्यूजिशियन। जो भी प्रोफेशन आपको चूज़ करना है, फ्रीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना प्रोफेशन। आर्टिकल 19 में आपको अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। और इसकी एक एग्जांपल और ये होगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। मतलब कि आर्थिक न्याय क्या होगा, एक आर्थिक लोकतंत्र क्या होगा, कि भाई इकोनॉमिकली सभी को जस्टिस मिले, इकोनॉमिकली सभी लोग को बराबरी का हक हो। जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो पुरुष काम कर रहे हैं, अगर सेम काम करें तो उनको सेम पेमेंट मिलना चाहिए उसी सेम काम का। तो ये आर्थिक जस्टिस हो गया, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई गरीब है आर्थिक रूप से, अब उसको आर्थिक रूप में सपोर्ट करना, स्कॉलरशिप्स के ज़रिए उसको पेंशन देना, बेरोजगारी भत्ता देना, ये क्या हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। मतलब देखिए क्या है ना, कि आप जितना सोच सकते हैं ब्रॉड, जैसे कि मैं ये सब सोच सोच के बोल रहा हूँ, तो और मैंने कुछ पढ़ भी रखा है, कुछ पॉइंट्स मुझे याद आते हैं, कुछ मैं रिकॉल करता हूँ, कुछ मैं सोच करके बोलता हूँ। यही खेल है सारा आंसर राइटिंग का और चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। हाउ मच यू कैन थिंक रेलिवेंट, हाउ मच यू कैन थिंक रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ द थिंग विच विल मेक यू स्कोर गुड मार्क्स। तो मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में एक डेफिनेशन दी है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, कि जो अब इंग्लिश में आप पढ़ लेना, मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ, कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है,
जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। मतलब कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं इस्टेब्लिश होगी तो इसके ऊपर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। ये इनकी बात सही भी है। जब तक समाज में भाईचारा नहीं होगा, जब तक समाज में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करना, सरकार कोई अनटचेबिलिटी ना हो, बराबरी का हक हो, सभी को इक्वालिटी हो, सभी को पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने की आज़ादी हो, ये क्या हुआ? सोशल जस्ट डेमोक्रेसी। जब तक ये सारी गतिविधियां नहीं होंगी तो फिर पॉलिटिकल राइट्स का मतलब ही नहीं है। मान लीजिए पॉलिटिकल ये राइट दिया गया कि राइट टू इक्वालिटी है, सभी के लिए बराबरी का हक है, लेकिन समाज में जब आप जाएंगे तो पता चलता है कि किसी एक कुएं से किसी व्यक्ति विशेष की कोई जाति है, उस जाति की वजह से उसको कुएं में पानी नहीं पीने दिया जाएगा, या फिर किसी विशेष पब्लिक पार्क में उसको नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये सामाजिक लोकतंत्र हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो फिर ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ही नहीं रह गया कोई। पॉलिटिकली तो आपने लिख दिया कि इक्वालिटी है, बट समाज में अगर ऐसी स्थिति है कि कुएं से कोई पानी नहीं ले सकता किसी जाति की होने की वजह से या किसी धर्म के होने की वजह से, तो वो सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। और जब ये नहीं हो पाएगा तो फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। ये हमने समझ लिया जो डेमोक्रेटिक क्रिटिक शब्द यूज हुआ है अपने प्रियम्बल में एज नेचर ऑफ स्टेट में, सेकुलर डेमोक्रेटिक। अब हम जाएंगे रिपब्लिक पे। देखो रिपब्लिक का मतलब होता है बेसिकली गणतंत्र, सिस्टम ऑफ द पीपल। सिस्टम ऑफ द पीपल का मतलब ये हो गया कि जो पॉलिटिकल हेड होगा, ठीक है, अपने देश का हेड होगा, नॉमिनल हेड होगा, वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा अपने देश में। प्रेसिडेंट चुना हुआ होगा, इनडायरेक्टली होता है चुना हुआ, मतलब डायरेक्टली लोग वोट नहीं करते, हम लोग नहीं करते, बट जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सांसद और विधायक वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को, बट इलेक्टेड ही है, इनडायरेक्टली है लेकिन इलेक्टेड है। बट क्या ये राजा और रानी ब्रिटेन का जो होता है क्या ये चुना हुआ होता है? नहीं चुना हुआ होता है। तो ये डिफरेंस होता है रिपब्लिकन में, रिपब्लिकन जो इंडिया है, और ये है मोनार्क, मोनार्की, राजा या रानी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनका एक टेन्योर होता है, मतलब हमने चुन भी लिया इनको, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये परमानेंट नहीं चुने जाते, ये परमानेंट है, जब तक जिंदा है, सांसें चल रही हैं, तब तक के लिए ये अपॉइंटेड रहेगा। ये डिफरेंस होता है रिपब्लिकन गवर्नमेंट में, रिपब्लिकन नेचर ऑफ स्टेट में, और मोनार्की नेचर ऑफ स्टेट में। अब ऐसा तो है नहीं कि जो मुर्मू जी हैं उनकी डॉटर या फिर उनका सन आगे आकर के राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम रिपब्लिकन देश हैं। और रिपब्लिकन का मतलब ये भी होता है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास होगा, मतलब कि कोई भी किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आप राजा हैं, आप रानी हैं, आपको विशेष अधिकार मिल जाएगा, आप जमींदार हैं, आपको कोई, पहले क्या होता था कि बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे तो उनको विशेष अधिकार थे, ब्रिटेन जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। बट जब रिपब्लिकन देश बन गया, देश आज़ाद हुआ, संविधान बन गया, तो ये जमींदारी का सिस्टम खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे राजा महाराजा छोटे मोटे हुआ करते थे, उनको टाइटल दिए जाते थे सरकार की तरफ से कि तुम तो फलाना हो ढिकान हो, वो सब सिस्टम खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से पेंशन्स दी जाती थी बहुत सारे राजाओं को, रजवाड़ों को, वो सारी पेंशन, मतलब किसी को विशेष अधिकार किसी भी रूप में नहीं दिया जाएगा, सभी लोग बराबर हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। और सभी ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिसर्स, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, वॉट एवर, यूपीएससी का चेयरमैन बनना, वॉट एवर जो भी हो, उसके लिए हर एक प्रत्येक नागरिक जो उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करता है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपकी एज हो गई है, आप कोई जो भी क्वालिफिकेशन बताई गई वो आप फुलफिल करते हैं, तो आप बन सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वॉट एवर। ठीक है, दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट ऑफ रिपब्लिक। फिर एक रिपब्लिकन होने का मतलब ये भी हो गया कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होगी वो लोगों में होगी। मतलब कि पॉलिटिकली सॉवरेन कौन होगा? संप्रभु लोग होंगे, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ बेसिकली मीनिंग ऑफ रिपब्लिक।